बीपीएससी वॉरियर के आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी 67 प्रीलिम्स और बीपीएससी ऑडिटर का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए एक सेशन लाए हैं। तो पिछले सेशन में हम लोग फिजिक्स का जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर्स था वो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है वो है रेस्ट एंड मोशन। तो आज हम लोग रेस्ट एंड मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे और इसके बाद जो सेशन होगा, मतलब इस सेशन के बाद से एक और सेशन, एक वीडियोज अपलोड किया जाएगा, वो पूरा न्यूटन लॉ पे है। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से भी अधिक क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज की जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सवाल उठता है कि रेस्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट, रेस्ट किसे कहते हैं, यानी हिंदी में इसको विरामावस्था या विरामावस्था ही कहते हैं शायद। तो बोल रहा है कि if the position of an object doesn't change with respect to another object as time passes, it is said to be in rest। सपोज कीजिए कि आप अभी कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप ट्रेन से जा रहे हैं, एक ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन के बाहर जितने भी चीज़ें हैं, जैसे पटरियाँ होती हैं या खंबे जो होते हैं, पोल होते हैं, या किनारे किनारे जो पेड़ पौधे मकान होते हैं, ठीक है, तो उनसे आप कंपेयर कीजिएगा तो दिखेगा कि समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे आपका जो पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होती है, समय के चेंजेस होने के साथ साथ उनकी पोजीशन सेम रहती है। जब किसी भी वस्तु की जो समय बीतने के साथ उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं विराम, यानी रेस्ट बोलते हैं उसको। और मोशन किसे कहते हैं, जब समय के साथ साथ, ठीक है, आपका पोजीशन भी बदलता रहता है, तो उसे हम लोग गति कहते हैं। जैसे एक चलती हुई कार, चलती हुई जो ट्रेन होती है, वो समय के समय जो बदलता रहता है उसके साथ साथ उसकी पोजीशन भी बदलती रहती है। ओके, so a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point as time passes। okay, अब मोशन को रिलेटिव कहा गया है। रिलेटिव का आप सिंपल सा बहुत सारा मीनिंग्स होता है, तो फिजिक्स में अगर सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो रिलेटिव का मतलब होता है, मतलब कंपेरेबल, ठीक है। तो रिलेटिव को मोशंस को रिलेटिव के क्यों कहते हैं, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए कि आप कहीं जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, ठीक है, और दोनों बस में आपको दोनों को सीट मिल गया, आप अगल बगल बैठे गए, मतलब अगल बैठे हो, साइड में बैठे हो, अगल बगल। सो रास्ते में कहीं पे, मतलब कुछ दूरी चलने के बाद से आपको कोई एक रिलेटिव का बच्चा देख लेता है आपको, और जैसे ही आपको देखता है चिल्लाता है कि भैया जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बस में बैठे हो और उस बच्चे के लिए आप मोशन में हो, यानी वो बोल रहे हैं भैया जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बच्चे, मतलब बस के बाहर जब बच्चे से तुलना करेंगे पोजीशन की, तो आपकी पोजीशन बदल रही है, बच्चा खड़ा है, ठीक है। तो आप मोशन में हुए और बच्चा क्या हुआ, रेस्ट में हुआ, रेस्ट पोजीशन में हुआ। ओके, लेकिन जैसे ही आपकी तुलना बगल में बैठे अपने दोस्त से करते हैं तो देखिएगा कि वो भी रेस्ट में है और आप भी रेस्ट में है, और जो मूवमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, ये ट्रेन या बस जिसे जा रहे हैं आप, वो हो रहा है, ठीक है, बस मोशन में है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम आप बच्चे से भी कंपेयर कर रहे हैं और अपने बगल में दोस्त से भी कंपेयर कर रहे हैं, और दोनों का अगर जो कंडीशन है, पोजीशन है, वो डिफरेंट है, ठीक है। बच्चे की नज़र में या बच्चे से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप मोशन में होते हो, लेकिन अपने दोस्त से जब कंपैरिजन करते हो तो आप रेस्ट में होते हो। सो वही बोल रहा है कि that means an object can be at rest with respect to one thing and in motion with respect to some other, this at same time, मतलब सेम टाइम पे होना चाहिए। सो मोशन इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं है। अब मान लीजिए कि जो एक पोजीशन से आप दूसरे पोजीशन जा रहे हैं, तो उसकी जो लंबाई होती है, उसकी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे चौपट महाराज जी यहाँ से
ठीक है। एक मिनट, हाँ, चौपट महाराज जी यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए ऐसे 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 जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन की जो दूरी है, मतलब जो लेंथ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले जो सेशन हुआ था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें मेंशन कर दिया है, फिर भी मैं एक बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, जनरल जानकारी के लिए, कि ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो भौतिक इकाई जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है, हैज नो डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सपोज कीजिए कि आप अपने घर से अपने बाजार की दूरी, आपके नज़दीक जो बाजार है उसकी दूरी बता रहे हैं, तो आप किसी को दूरी जब बताइएगा तो कैसे बताइएगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 500 मीटर, ऐसा करके बताते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड हो रहा है, उसमें क्या डायरेक्शन थोड़ी बोल रहे हैं कि साउथ नॉर्थ वेस्ट, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह से दूरी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए कि यहाँ पे देखिए कि यही चौपट महाराज जी यहाँ से घूमते 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 यहाँ से आ रहे हैं, ट्रैवल किए, ठीक है। तो ये जो टोटल ये एरिया जो ट्रैवल कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान, ये स्थान से दूसरे स्थान की जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट क्या है, एक मापक समझ लीजिए। एसआई यूनिट का मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, उसको देख लीजिएगा उसके बारे में डिटेल्स में। तो एक मापक है, तो वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। मैग्नीट्यूड, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो। अब आते हैं कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है। तो पहला नंबर जो है वो है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कब होगा, जब जब जो पाथ है, जो रास्ता है, वो स्ट्रेट लाइन होगा। सपोज कीजिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जब जा रहे हैं, यहाँ तय कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तो सेम हुआ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ वो भी सेम हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। कब, जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे, तब डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तीसरा नंबर पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसको आइए एग्जांपल में समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई आदमी यहाँ से शुरू किया, ठीक है, ये रास्ता शुरू किया, ठीक है, और ये घूमते 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 यहाँ से आए। तो अब तो दूरी तो तय की है ना, कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वो आपका ये किए, दूरी तय की है, इसको मापा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जब आए, यहाँ पर आपका फिनिशिंग पॉइंट भी है और इनिशियल पॉइंट भी है। आप यहाँ पे यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ से ख़त्म भी करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का ये डेफिनेशन से हमें क्या बोलता है कि जो फिनिशिंग पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट के जो सबसे जो न्यूनतम दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यही ना परिभाषा में हम लोग अभी पढ़े। तो यहाँ पे जब फिनिशिंग और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ही है, तो ये तो जीरो हो गया ना। तो यही इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो एंड डिस्टेंस विल बी नॉट जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये मैंने 2 नंबर पॉइंट में भी बता दिया था कि मैं जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, मतलब कम ही रहेगा, ठीक है।
बड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। अब आते हैं स्पीड के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे तो कोई कभी कम समय में तय करता है, कोई ज़्यादा समय में तय करता है, सबकी अलग अलग स्पीड होती है, किसी की सेम होती है। तो तो ये स्पीड क्या होता है उसके बारे में हम लोग, क्यों किसी को समय इतना ज़्यादा लगता है, तो ये स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्पीड का मतलब होता है द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ टाइम। मतलब मान लीजिए कि आप 4 किलोमीटर जो रन कर, एक एथलेटिक जो है वो 100 मीटर की रेस 6 सेकंड में 6 सेकंड में 3 सेकंड में ये कर सकता है, तय कर सकता है। लेकिन आप वही 100 मीटर जब जनरल जो आदमी है, जो एथलेटिक कभी प्रैक्टिस नहीं किया है या जो रेस का प्रैक्टिस नहीं है, एक नॉर्मल आदमी वो एथलेटिक की अपेक्षा ज़्यादा समय लगाता है। तो ये जो डिफरेंसेस हुआ, ठीक है, दो आदमी एक ही डिस्टेंस को अ, तय करने में, एक ही दूरी को तय करने में अलग अलग समय लगा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसका वजह है चाल। ठीक है, मतलब आपकी चाल पे ये डिपेंड करता है। उसकी चाल जो है, एथलेटिक वाला पर्सन की, एक एथलेटिक वाले बंदे की चाल ज़्यादा है अपेक्षा, किसके अपेक्षा, वो नॉर्मल आदमी की। तो स्केलर, ये स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। स्पीड को हम लोग कैसे मापते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस जो, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जितना समय लगा रहता है उससे, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, अब चलिए यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। 3 चीज़ें इसमें नोटिस कीजिएगा। एक, मान लीजिए कि एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, तो ये प्लेटफॉर्म है, ये ए प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए। ए प्लेटफॉर्म से ट्रेन जब जैसे ही यहाँ से निकलेगी तो ये जाते जाते एक अलग स्पीड, मतलब इसका जो चाल होगा वो डिफरेंट होगा, एकदम स्लो निकलेगी। और जैसे ही जब यहाँ से निकलने के बाद से, जब यहाँ से यहाँ तक की जब दूरी है वो खूब तेज़ी से चलती है। और क्योंकि, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं, दूसरा स्टेशन आ गया, ये पकड़ लीजिए, पहला स्टेशन ए, दूसरा स्टेशन बी, और इसके बीच की दूरी। तो देखिएगा कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से निकलती है तो एकदम स्लो निकलती है, ठीक है। उसके बाद से बीच का जो रास्ता है वो बहुत ही तेज़ी से, मतलब वो नॉर्मल अपना, उसका जो तेज़ी वाला जो स्पीड है, ठीक है, उसके स्पीड से चलती है। और जैसे ही ये ट्रेन यहाँ स्टेशन पे पहुँचने वाली होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके चाल में डिफरेंसेस आ रहा है, राइट। तो चाल में डिफरेंसेस आ रहा है, तो अगर इसको पूरा मान लिया जाए, ठीक है, इसको पूरा मान लिया जाए, यहाँ पे दूसरा स्पीड, यहाँ पे यहाँ पे एकदम स्लो निकल रही है, फिर यहाँ पे तेज़ी से निकली, फिर ये स्लो में निकली। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहा है अलग अलग स्पीड का, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि इसके जो स्पीड में डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। जब डिफरेंसेस आता है तो उसको हम लोग, मतलब एक चाल से नहीं चल रही है, समान चाल से नहीं चल रही है, असमान चाल से चल रही है, राइट। अब यही अगर मान लीजिए कि सेम स्पीड से यहाँ से थ्रू ट्रेन जो होता है, आप लोग शहरों में या रहते हैं तो थ्रू ट्रेन चलता है, लोकल ट्रेन। तो देखिएगा कि जब वो एकदम, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे भी वो ट्रेन नहीं रुकेगी, इस प्लेटफॉर्म पे तो वो आराम से सर करके निकल जाती है। यानी वो सेम स्पीड से जब चलती है, जब सेम स्पीड से कोई भी वस्तु अपनी दूरी तय करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और जब उसके स्पीड में डिफरेंसेस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो एक होता है एवरेज स्पीड, कैसे निकालते हैं किसी भी मतलब जो गतिमान जो वस्तु ये होती है, क्या बोलते हैं, वस्तु होती है, उसकी जो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। यानी मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, उसको जाना है 60 किलोमीटर। अब वो क्या करता है गाड़ी, एक पहला जो 20 किलोमीटर है
वो 1 घंटा में, मतलब उसको 60 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला जो 20 किलोमीटर है 1 घंटे में तय करता है, उसके बाद से जो 30 किलोमीटर है वो 3 घंटे में तय करता है, और उसके बाद जो फाइनल जो 10 किलोमीटर है उसको 1 घंटे में तय करता है। तो देखिए कि ये इसमें क्या है कि सब ये नॉन यूनिफॉर्म में है। ठीक है, स्पीड अलग अलग है। ठीक है, ये 3 घंटे में 30 किलोमीटर गया, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, और यहाँ पे 10 किलोमीटर 1 घंटे में। अब इसको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 20, 30 और ये 10, 20 + 30 + 10 = 60 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। फिर टोटल टाइम कितना लगा वो हम लोग ऐड कर देंगे, 1 3 + 1 यानी 5 आवर्स। अब 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब ये तो हो गया स्पीड का। अब शुरू शुरू में हम लोग जब बचपन में पढ़ाई होता है 7 8 9 10 में, तो हम लोग डिस्टेंस, वेलोसिटी, ठीक है, टाइम मतलब समय, दूरी, चाल या वेग, ये हम लोग पढ़े होंगे। तो वेग भी वेलोसिटी किसे कहते हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु अगर मतलब जो मोशंस में है, ठीक है, तो कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, यानी जितना विस्थापित होती है, उसे हम उसे वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई भी एक व्हीकल है, जिसपे एक व्हीकल है, वो उसकी जो 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसको हम लोग उसका वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, अगर मान लीजिए कि 1 घंटे में वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा पाता है, तो उस वो 20 किलोमीटर पर आवर, उसको हम लोग उसका मतलब वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता दिया था कि स्केलर क्वांटिटी मतलब पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेलोसिटी में क्या होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब वह फिजिकल क्वांटिटी, वह भौतिक इकाई जिसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ठीक है, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है। अब आते हैं एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ उसके जो वेग में, उसके जो वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है, तो वो सारे चेंजेस को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, जितने दर से वो मतलब चेंजेस आते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि हाँ, जो जैसे ही ट्रेन किसी भी स्टेशन से, जब किसी भी स्टेशन से गुजरती है, मतलब गुजरती नहीं है, मतलब निकलती है, जब कोई भी ट्रेन किसी स्टेशन से निकलती है या किसी स्टेशन पे पहुंचती है, तो वो स्लो हो जाती है। वो स्लो क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके वेलोसिटी में वेलोसिटी जो होता है, उसका जो वेग होता है वो घट जाता है। तो जो घटने की जो वो वेलोसिटी घट रही है, उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या डिक्लरेशन बोलते हैं, डिसलरेशन बोलते हैं। ओके, तो मैं एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि ये मैंने पिछला बार भी समझा था कि ये एक ए स्टेशन है और एक बी स्टेशन है, राइट, ये बी स्टेशन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से जब निकलेगी ये ट्रेन, यहाँ से निकल रही है तो स्लो निकल रही है, और जैसे ही यहाँ यहाँ से एकदम यहाँ स्पीड हुआ, और जैसे ही ये स्टेशन नज़दीक आया ये स्लो हो गया। ठीक है, तो ये जो स्लो हो रही है और ये पहुँच स्लो होके निकल रही है और स्लो होके पहुँच रही है यही ट्रेन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ इसका वेलोसिटी अलग है, यहाँ इसका वेलोसिटी अलग है, और यहाँ वेलोसिटी अलग है, और इस टोटल जो चेंजेस आ रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। ओके, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सीलरेशन का, मैंने बताया ही नहीं कि इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई भी वस्तु एक
सर्कल में घूमती है, एक सर्कुलर मोशन में घूमती है, ठीक है, एक सर्कल में घूमती है, तो उसके जो गति है उसकी गति को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी एक वस्तु जब सर्कल में घूमती है तो उसकी गति को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, राइट। वो सर्कुलर पथ पे चलती है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग। तो जब आप कोई भी साइकिल है या कोई भी व्हीकल्स आप घुमाते हो तो गोल गोल घुमाते हो, ठीक है, गोलंबर कहीं आता है, तो जब आप सर्कुलर पाथ पे घुमाते हो तो आपके जो डायरेक्शन है, मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है बार बार। अगर आप घुमा रहे हो, जैसे मौत का कुआं वगैरह आप लोग देखे होंगे सर्कस वगैरह में, तो डायरेक्ट वो चेंज होता रहता है, मोशन क्या होता है वो चेंज होता रहता है। और जब आपका जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज होगी तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंजेस होगा। और क्योंकि आप दिशा बार बार दिशा आपको बदलना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, तो इसलिए आपका वेलोसिटी भी चेंज होगा। इसलिए सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सिलरेटेड मोशन या एक्सिलरेटेड भी कहते हैं, ओके। अब आते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कि जब हम एक ही स्पीड से, एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते हैं, अपने स्पीड में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कैसे, जैसे जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, तो वो जो मोशन है उस वो समान मतलब समान स्पीड से घूमती है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, घूमती है चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद से और जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं चारों तरफ, पृथ- ठीक है, पृथ्वी के चारों ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही रहा। अगले सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके जो इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से और क्या क्या डेफिनेशन हमको मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो न्यूटन लॉ बहुत ही एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में, बीपीएससी का प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं और सारे एग्जामिनेशन के लिए ही भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।